Hello and welcome friends. Today we will discuss about judiciary, the judiciary system of India. Judiciary system of India. हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो है सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो कि हमारे जो 1935 का एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट से ये प्रभावित है, क्योंकि उस एक्ट में भी यही सिस्टम था जो अभी हमारे भारत का जो प्रेजेंट टाइम में जुडिशरी सिस्टम है, यही सिस्टम था 1935 के एक्ट के तहत। हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम का उद्घाटन हुआ था, वो हुआ था 28 जनवरी 1950। हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम जो है हमारे देश के संविधान के पार्ट 5 में इसका डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 तक में। हमारे देश का अगर जुडिशरी सिस्टम को अगर दिखाना चाहें तो हम इसमें दिखा सकते हैं, इस पिरामिड के जरिए। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट्स, और हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो गठन होगा, इसमें 31 जजेस होंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 30 अदर जजेस होंगे, जिसको मिला करके 31 जज होगा। अगर मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल रूप से जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे वो 8, यानी कि एक CJI प्लस 7 अदर जजेस मिला करके 8 जज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा प्रेजेंट में जो है इसकी संख्या को बढ़ा करके 26 से बढ़ा करके 31 कर दी गई है। टाइम पर इसमें अमेंड होता रहा है कि क्योंकि पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वो इसके लिए नियम बना सकता है, और टाइम पर ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसकी संख्या को बढ़ाते रहता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अगर भारत के जो मुख्य CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति की बात है, तो इसको नियुक्त करते वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों के साथ विचार विमर्श कर सकता है, विमर्श कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से या फिर हाई कोर्ट के जजों से जो उसको उचित लगे उससे वो विचार विमर्श कर सकते हैं। जो एक प्रिंसिपल है, जनरली देखा जाता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो सीनियरिटी के आधार पर जजों की नियुक्ति CJI के रूप में की जाती है। सीनियरिटी के आधार पर ही सामान्यतः CJI की नियुक्ति की जाती है। और अन्य जो अदर जजेस हैं उनकी नियुक्ति करते समय, अदर जजेस के नियुक्ति के टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CJI से सलाह लेते हैं तथा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से भी वो विमर्श कर सकते हैं अदर जजों की नियुक्ति के केस में। और ये जो जजों की नियुक्ति में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलाह लेते हैं या जो विमर्श करते हैं, क्या यह सलाह बाध्यकारी है या नहीं है, देखते हैं। इसमें 3 वाद है, 3 केसेस हैं।
राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के केस में सीजेआई का सलाह जो है वो बाध्यकारी है या नहीं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में यह फैसला दिया जाता है कि यह जो है प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। उसके बाद एक केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस केस में सलाह जो दिया जाता है सीजेआई के द्वारा उसे बाइंडिंग बताया, यानी कि सीजेआई का जो विचार होगा उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, हमारे जो सीजेआई हैं, उसके द्वारा दिया गया जो भी सजेशन होता है या सलाह होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, बल्कि वो एक जुडिशरी एडवाइस होता है, नॉट इंडिविजुअल। यह एक जुडिशरी एडवाइस है, सीजेआई के खुद का इंडिविजुअल एडवाइस नहीं है, इसलिए यह बाइंडिंग है। और इसमें कोलेजियम सिस्टम बताया गया, जिसमें कि सीजेआई ऑफ इंडिया, सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, इनकी कोलेजियम सिस्टम बनाया गया इस केस के द्वारा, जिसमें एक सीजेआई खुद और उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होगा इसमें, और उसके द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा जो कि बाइंडिंग होगा। एक रेफरल केस 1998 में जो कॉलेजियम सिस्टम को बनाया गया, जिसमें सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस इस कॉलेजियम सिस्टम में शामिल होगा। कॉलेजियम सिस्टम में, और इनके रिटन परामर्श पर यानी कि इसमें सीजेआई प्लस कोई भी 2 अगर जज एग्री होते हैं, यानी कि सीजेआई प्लस 2 अन्य जो सीनियर जज होंगे उनमें से 2 भी अगर एग्री करते हैं, किसी का नाम सजेस्ट करते हैं, तो उस नाम को, एग्री किया हुआ नाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। और इस तरह से जो जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रक्रिया से होती है। हाल के दिनों में हमें एक NJAC नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल डिक्लेयर कर दिया, यह हवाला देते हुए कि पार्लियामेंट का जुडिशियरी पर एक ओवररीच है या फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ्रीडम है उस पर ये आघात करेगा या फिर उस पर बंदिश लगाएगा, ये कहते हुए NJAC को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। NJAC में 6 मेंबर होते, तो इसको इस तरह से नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले इसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा, भारत का नागरिक, इंडियन सिटीजन। उसके साथ एक हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक ऐसे कोर्ट्स में, न्यायालयों में, कोर्ट्स में 5 वर्षों तक जज रहे हों, या एक हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक ऐसे कोर्ट्स में 10 वर्षों तक वकालत किए हों, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में वो प्रख्यात न्यायविद हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज घोषित किया जा सकता है। यह जो है प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 में।
सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए इसने क्वालिफिकेशन दी है। भारत का नागरिक हो, एक हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक ऐसे कोर्ट्स में 5 वर्षों तक जज रहा हो, किसी एक में रहा हो या 2 में रहा हो, 2 या अधिक कोर्ट्स में मिला करके 5 साल तक जज रहा हो। सेम कंडीशन एक हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में 10 वर्षों तक वकालत का एक्सपीरियंस हो और राष्ट्रपति उसे अगर एक न्यायविद समझता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर टर्म की बात करें, अवधि की बात करें, तो ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में इसको मेंशन किया गया है कि कोई भी जज एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो उसे 65 वर्ष तक की आयु तक उसे नहीं हटाया जा सकता, यानी जब तक वो 65 वर्ष प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता। इन केस ऑफ डेथ वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के को एड्रेस करते हुए अपना त्यागपत्र सौंप दे, या फिर आर्टिकल 120 क्लॉज 4 के तहत मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में उसे रिमूव किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में यह व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन, दोनों हाउस द्वारा दोनों सदन आर्टिकल 368 में दिए गए प्रावधान या उसके द्वारा दिए गए जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके तहत अगर कोई प्रस्ताव पारित कर देता है, प्रस्ताव को पारित कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिफारिश करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाए, तो इसे इस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 124 के 4 में यह व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन द्वारा आर्टिकल 368 में मेंशन जो स्पेशल मेजोरिटी केस है, जिसमें कि बहुमत से प्रस्ताव यानी कि 2/3 बहुमत से जब और टोटल मेंबर के मेजोरिटी से कोई भी मतलब प्रस्ताव को रिमूव करने के लिए प्रस्ताव को पारित कर प्रेसिडेंट से सिफारिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी के कारण, या यही 2 रीजन हो सकते हैं उसे रिमूव करने का। और यह मेंशन नहीं किया गया है कि प्रस्ताव को पहले किस हाउस में लाया जाएगा, यानी कि इसे किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वो किसी जज के मिसबिहेवियर यानी कदाचार और इनकैपेसिटी यानी अयोग्यता की जांच के लिए, उसके इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लॉ लेकर के आ सकती है या इसका प्रावधान कर सकती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जज के जो रिमूवल का जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इन केस ऑफ लोकसभा, अगर मान लेते हैं कि अगर लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसके लिए 100 मेंबर्स के द्वारा समर्थन होना या समर्थन किया जाना कंपलसरी है। और अगर इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इस केस में 50 मेंबर्स का समर्थन होना जरूरी है, तभी इसे पेश किया जा सकता है। उसके बाद जिस भी सदन में, या तो लोकसभा में अगर पेश किया गया तो लोकसभा का स्पीकर, और अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा का जो सभापति होगा उसके द्वारा, यानी कि जिस भी सभा में पेश किया जाए उसके जो पीठासीन अधिकारी होंगे, लोकसभा केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में सभापति, पीठासीन अधिकारी जो होंगे वो एक समिति का गठन करेंगे जिसमें कि 3 सदस्य होंगे। और ये 3 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? इसमें 3 सदस्य होंगे जिसमें से सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसे इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो दूसरा इसका सदस्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ही वो भी जज होंगे। और जो तीसरा मेंबर होगा वो कोई प्रख्यात न्यायविद होंगे। इस तरह से
जिस हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस हाउस के पीठासीन अधिकारी एक समिति का गठन करेंगे जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो इसका अध्यक्ष रहेगा, और उसका दूसरा जो मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे, और तीसरा जो मेंबर होगा वो प्रख्यात न्यायविद होंगे। इस समितियों को हम लोग न्यायिक समिति भी कहते हैं। 3 सदस्य का जो समिति बनेगा न्यायिक समिति के नाम से जानते हैं। अब जिस जज के खिलाफ, जिस जज को रिमूव करने के लिए प्रस्ताव लाया गया होगा, वो जज या कंसर्न जज जो है समिति के सामने अपना पक्ष रख सकता है। अपना पक्ष या तो वो खुद रखेगा या फिर किसी एडवोकेट के जरिए, बाय एन एडवोकेट, वो अपना पक्ष रखेगा सामने में जब उस जज का जब इंक्वायरी किया जाएगा उस टाइम में। जांच प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा सदन में भेजा जाएगा इसको वो इसे आर्टिकल 368 के जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके तहत पास करेगा, और इस तरह से कंसर्न जो जज होंगे उसको रिमूव की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाएगी, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जो ये प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, यही प्रक्रिया जो है हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाया जाता है। महालेखा परीक्षक के रिमूव करने के लिए भी प्रोसीजर अपनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साथ ही जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं उससे भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार को देखते हैं। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है। अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें के सेंटर स्टेट विवाद, स्टेट डिस्प्यूट्स, सेंटर वर्सेस स्टेट्स या फिर स्टेट्स के डिस्प्यूट्स, यानी कि सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट हो, स्टेट का डिस्प्यूट हो, यानी 2 स्टेट का डिस्प्यूट हो, सेंटर के साथ कई स्टेट्स का डिस्प्यूट हो, या फिर कई स्टेट्स का आपस में अगर डिस्प्यूट हो तो इसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई की जा सकती है। आर्टिकल 131 जो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। यह बात नोट करने लायक है, नोट करने योग्य है कि जो नदी जल बंटवारे होते हैं, अंतर्राज्य नदी जल बंटवारे जो होते हैं, इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। वित्त आयोग से संबंधित मामले, ये कुछ मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि किसी भी कोर्ट के फैसले को इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट खुद के भी फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। किसी भी कोर्ट, जिसमें कि हाई कोर्ट भी शामिल है और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, अपील की जा सकती है, यानी कि किसी भी कोर्ट के फैसले को अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 132 के अंतर्गत संवैधानिक मामलों को लेकर अपील, आर्टिकल 133 के अंतर्गत दीवानी मामलों को लेकर के अपील, आर्टिकल 134 के अंतर्गत आपराधिक मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, और आर्टिकल 136(1) के अंतर्गत विशेष अनुमति से अपील की व्यवस्था की गई है। 132 के अंतर्गत संवैधानिक मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 133 के अकॉर्डिंग जो दीवानी मामले हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 134 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल मामलों को लेकर, क्रिमिनल के जो भी मामले हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, और 136 के अकॉर्डिंग विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट जो क्षेत्राधिकार है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसको हम लोग परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। अंडर आर्टिकल 143
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कोई भी लॉ से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर या पब्लिक इंटरेस्ट के किसी भी मुद्दे पर, जनमत के किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श या सलाह दिया जाएगा वह जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बाइंडिंग नहीं है। और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाइंडिंग नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देता है तो प्रेसिडेंट उसे मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर सलाह मांगा जाता है किसी भी मुद्दे पर, जन महत्व के मुद्दा हो या फिर किसी विधि कर से रिलेटेड मुद्दा हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस मुद्दे पर अपना सलाह देने के लिए बॉन्डेड नहीं है। नेक्स्ट है रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल राइट पर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 32 को, और उसमें 5 को मेंशन किया गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें 5 जो रिट्स हैं वो कौन से हैं। हेवियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टिओररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, जिसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के सेशन में डिस्कस किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट जुरिसडिक्शन हम लोग देख रहे हैं रिवाइजरी जुरिसडिक्शन, यानी कि समीक्षात्मक क्षेत्राधिकार। हमारे देश में जो सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, जो भी डिसीजंस होंगे, उस डिसीजन को सभी के लिए मानना बाध्यकारी है, सभी के लिए बाध्य है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई हाई कोर्ट हो या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा और उसको ना मानने की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी कि कोर्ट का अवमानना होगा, उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपना फैसला को मानने के लिए बॉन्डेड नहीं है। खुद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो डिसीजन है उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि वो अपना कोई भी अगर डिसीजन वो अगर दे देता है तो बाद में उसे समीक्षा करके या फिर उसको रिवाइज करके उसका जो डिसीजन होगा उसको बदल सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है उसको तो देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्टिंग जजों की जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो अंडर आर्टिकल 126 में इसकी व्यवस्था की गई है कि जो एक्टिंग जज होंगे, एक्टिंग सीजेआई होंगे, उसकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा, जब जिसमें कि उस स्थिति में एक्टिंग सीजेआई का नियुक्ति किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब हमारे जो सीजेआई अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो लीव पर होते हैं, तो उस केस में एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 126। एडहॉक जज, जिसको हम लोग अस्थायी जज कहते हैं, अंडर आर्टिकल 127 सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के कॉरम पूरा करने के लिए, कॉरम को पूरा करने के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी जजों की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि एडहॉक जजों को अपॉइंट कर सकता है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में काम या वर्कलोड अधिक होने की स्थिति में अंडर आर्टिकल 128 में यह व्यवस्था की गई है कि वर्कलोड होने की स्थिति में सीजेआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके नियुक्ति
कर सकते हैं या फिर उसको आमंत्रित कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 128 में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, अधिक काम का भार बढ़ जाए, तो उस केस में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट से पहले अनुमति लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को आमंत्रित कर सकते हैं। और जब वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जब सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों का जो भी स्पेशल पावर्स होते हैं, सारे पावर्स को वो एंजॉय करते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं की व्यवस्था की गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला वो रिकॉर्ड के रूप में जमा हो जाता है और उसे हर एक इंडिविजुअल को या हर एक कोर्ट को मानना जरूरी है। उसके अवमानना नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और उसको नहीं मानने की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, कोर्ट का अवमानना हो जाता है और उसके लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है। और यह जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है यानी कि आर्टिकल 129 में जो व्यवस्था दी गई है, इससे किसी भी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है एक प्रूफ दिखाने के लिए, एक रिकॉर्ड दिखाने के लिए, अगर इसके बेस पर कोई अगर मामला, संबंधित मामला अगर जुड़ा हुआ होता हो उस केस में। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं सेशन को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।